एवरीवन। आज हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम से आगे का ये जो हमारा टॉपिक है कॉबवेब मॉडल उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने जब स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें ये देखा था कि जब भी साम्य या इक्विलिब्रियम एक बार अपनी जगह से किसी कारण से किसी बाहरी बाधा के कारण एक बार जब उसका इक्विलिब्रियम भंग हो जाता है तो एक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया चलती है और जिसके तहत जो है एडजस्टमेंट जो है पुनः होता है कीमत या फिर मात्रा में। तो वॉलरस ने कहा था कि एडजस्टमेंट जो है एक बार जब दोबारा एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट जो है पुनः कीमत में होगा, जबकि मार्शल ने कहा कि जब एक बार एडजस्टमेंट भंग हो जाता है तब जो एडजस्टमेंट होगा वो दोबारा क्वांटिटी में एडजस्टमेंट होगा। वो मांग मात्रा जो है उसकी क्वांटिटी को जब एडजस्ट करेंगे और उस क्वांटिटी के अनुसार दोबारा कीमत फिर से एडजस्ट होता है। तो उसमें हम लोगों ने जब ये एडजस्टमेंट की प्रक्रिया की बात की थी तो सिर्फ ये कहा था कि कीमत में एडजस्टमेंट होगा या मात्रा में, लेकिन वो एडजस्टमेंट कितने समय में होगा उसका डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया था। इसका मतलब कि जब भी हम बात करते हैं स्थिरता का तो दो तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी या डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो डायनेमिक स्टेबिलिटी जब हम मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन को यह विचार करता है डायनेमिक स्टेबिलिटी कि समय के अनुसार कीमत व मात्रा किस प्रकार चेंज होते हैं या परिवर्तित होते हैं, और जब व्यवस्था असंतुलन जब इक्विलिब्रियम असंतुलन में होता है तो उस समय का जब हम विचार करते हैं तो उसका हम लोग विचार करते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी के तहत। तो कॉबवेब मॉडल जो है इसी की एक कड़ी है, एक डायनेमिक स्टेबिलिटी है। इसको हम लोग कह सकते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी विथ लैग्ड एडजस्टमेंट, मतलब विलंबित समायोजन होता है, तुरंत समायोजन नहीं होता है। यह तो प्रदर्शित करता है उत्पादन का पूर्ति वक्र जो होता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर उत्पादन में समायोजन किस प्रकार होगा, लेकिन वो तुरंत उस समायोजन को नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक समय लगता है और यह जो समय लगता है इसे हम लोग पूर्ति विलंब या टाइम लैग कहते हैं। तो इसमें जो है ये ज़्यादातर कृषि वस्तुएं या पशुपालन इत्यादि में देखने को मिलता है कि मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम गेहूं का, तो अगर इस वर्ष में जो तत्कालिक वर्ष है इसमें अगर पूर्ति कीमतें बढ़ जाती हैं तो कीमतें बढ़ जाने पर जो सप्लाई है वो बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कीमतें बढ़ने पर जो है ये जो चक्रीय परिवर्तन होता है ये पूर्ति विलंब के साथ, तो वो समय के साथ कीमत और मात्रा में एक चक्रीय परिवर्तन होता है जिसे हम लोग ऑसिलेशन या उच्चावचन भी कह सकते हैं। तो उच्चावचन या ऑसिलेशन जो होता है वो टाइम के साथ होगा, और ये जो टाइम लैग्ड है पूर्ति विलंब जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसको एग्जाम्पल के द्वारा जब हम लोग समझेंगे तो जैसे कि गेहूं का है तो इसमें जो पूर्ति विलंब है इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। पूर्ति विलंब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं एस टी, जिसमें कि टी जो है वो सप्लाई का टाइम पीरियड है, इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू पी टी माइनस वन, यानी टी जो है वो तत्कालिक वर्ष है कि इस वर्ष की जो पूर्ति है वो पिछले वर्ष का जो गेहूं का प्राइस था पी टी माइनस वन का, यही मतलब है कि जो पिछले वर्ष जो गेहूं का जो मूल्य था उस मूल्य के अनुसार इस वर्ष में पूर्ति होगी, और इस वर्ष जो गेहूं का मूल्य है उसके अनुसार जो सप्लाई है वो अगले वर्ष में होगी, क्योंकि ये जो गेहूं या कोई भी जो कृषि वस्तु है उसका तुरंत सप्लाई नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कीमतें बढ़ गई हैं मार्केट में तो जो है पूर्ति या सप्लायर जो सोचते हैं कि अब कीमतें चूँकि बढ़ी हुई हैं तो सप्लाई डिमांड बढ़ती है तभी कीमतें बढ़ती हैं, तो डिमांड बढ़ी है तब कीमतें बढ़ती हैं, और ऐसी स्थिति में जो है सप्लायर सोचता है कि अब सप्लाई भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन सप्लाई वह तुरंत नहीं बढ़ा सकता है। तो जब सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ा सकता है, जो वो जो समय लगता है, इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर एस टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी टी माइनस वन, जिसमें कि ये जो पी टी माइनस वन जो है वो
पिछले वर्ष का जो प्राइस था गेहूं का उसको शो कर रहा है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से बात कर सकते हैं। मांग पक्ष में फिर कोई विलंब नहीं होता है। डिमांड पक्ष में क्या होता है कि किसी खास अवधि में, किसी खास वर्ष में जो डिमांड होगा, जो मांगी गई मात्रा होगी, वो पूर्ति की मात्रा में समानता को जो है उसमें लाने का समायोजन करती है। टी वर्ष में, जो तत्कालिक वर्ष है, उसमें जो पूर्ति है और जो मांग है वो दोनों आपस में एडजस्ट कर जाते हैं। तो इसको हम लोग डिमांड साइड को लिख सकते हैं, डी टी इज़ द फंक्शन ऑफ एस टी। डी टी इज इक्वल टू एस टी, या डी टी माइनस एस टी जब हम लिखेंगे कि इस तत्कालिक वर्ष में डिमांड और सप्लाई में अगर माइनस करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट किए हुए हैं। मतलब ये जो पूर्ति विलंब होता है, जो टाइम लैग होता है, वो सिर्फ पूर्ति के साथ होता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है जब किसी उत्पादक के पास अनबिका माल नहीं रह जाता है इस वर्ष और कीमत में परिवर्तन का जो संभावित मार्ग है, जो कि अगले वर्ष जो परिवर्तन, जो इस वर्ष जो डिमांड बढ़ गए तो उसके साथ जो है समायोजन होगा सप्लाई का, तो वो जो एक समय का, जो एक टाइम का, जो एक पीरियड का, एक टाइम पीरियड का जो एक मार्ग होता है, उसके जो है परिणाम स्वरूप एक ऑसिलेशन या उच्चावचन की प्रकृति जो है मांग और पूर्ति के फलन पर डिपेंड करती है। मकड़ी जाल के अनुसार यानी कॉब वेब के अनुसार पूर्ति को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें हम लोगों ने लिखा है। डिमांड टी इज इक्वल टू, डिमांड जो इस वर्ष का है वो इज इक्वल टू बी पी टी प्लस ए, और सप्लाई साइड को हम लोग लिख सकते हैं एस टी इज इक्वल टू जी पी टी प्लस सी, जैसा कि इसमें लिखा गया है। इसमें ए और बी जो है हमारा डिमांड में जो फंक्शन में जो हमने उन्हें लिखा है ये कांस्टेंट्स है। इसी प्रकार सप्लाई साइड में जी और सी जो हम लोगों ने लिखा है वो कांस्टेंट्स है। तो ये जो दोनों कांस्टेंट जो है, बी जो है वो प्राइस के साथ लिखा गया है, बी जो है वो वस्तु की कीमत, उसकी मांग के संबंध को प्रदर्शित करने वाली जो ढाल है उसका मल्टीप्लायर है, उसका वो गुणक है, इसलिए इसको प्राइस के साथ लिखा गया है। और इस ए क्या है, ए एक स्थिर अवरोधी तत्व है। इसी प्रकार जो अब हम सप्लाई साइड का जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो उसमें फिर जी और सी फिर कांस्टेंट है, जिसमें जी जो है वो वस्तु की कीमत तथा उस पर की जाने वाली पूर्ति की मात्रा के बीच जो संबंध है को प्रदर्शित जो करता है ढाल, उसका मल्टीप्लायर है। और सी जो है इस पूर्ति फलन का फिर अवरोधक तत्व है। इस प्रकार इसके अनुसार ये पता करते हैं हम लोग कि समय पर आधारित जो कीमत का मार्ग है वह मांग फलन की ढाल के निरपेक्ष मूल्य अर्थात बी तथा पूर्ति फलन के ढाल जी पर निर्भर करता है। यदि पूर्ति वक्र का ढाल मांग वक्र के ढाल की अपेक्षा अधिक है तो हमें एक क्या मिलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला मार्ग मिलता है, जिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम के तहत एक डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसको अवमंदित उच्चावचन हम लोग घटता हुआ उच्चावचन जिसको कहेंगे वो माल प्राप्त होते हैं। और जब इसको हम एक डायग्राम में या रेखाकृति में बनाते हैं तो ये एक मकड़ी जाल या कॉब वेब की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसे हम लोग कॉब वेब मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इस जो समय का जो कीमत मार्ग जो है इसके कारण जो उच्चावचन होते हैं, जो ऑसिलेशन होते हैं, उसमें हमारे पास 3 तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने बात की डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने बनाया भी है डायग्राम में, ये जो हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डी का स्लोप जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई साइड का जो स्लोप है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। लेकिन जब हमारा डी का स्लोप जो होता है वो पूर्ति वक्र का जो हमारा ढाल है वो मांग वक्र की ढाल की अपेक्षा जब ज़्यादा होती है, यानी सप्लाई कर्व जो हमारा है उसका जो स्लोप है वो डिमांड कर्व की अपेक्षा जब ज़्यादा होगा तब हमें जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन प्राप्त होगा। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा पहले से जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो है इस पॉइंट पर, जिसमें कि P0 कीमत निश्चित होता है और Q0 क्वांटिटी हमारा पहले से निश्चित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब P0
क्वांटिटी प्राइस है और Q0 क्वांटिटी है, मान लो कि सूखे की स्थिति आती है और सूखे की स्थिति के कारण क्वांटिटी जो है Q0 से घटकर Q1 हो जाए। तो जब क्वांटिटी Q0 से घटकर Q1 हो जाती है तो ये इस पूर्ति के अनुसार प्राइस जो है, चूँकि डिमांड हमारा बहुत हाई है और सप्लाई घटकर Q1 हो गया है, तो ऐसी स्थिति में डिमांड प्राइस बढ़कर P2 हो जाते हैं, P0 से P1 हो जाते हैं। जब हमारा प्राइस P1 यहाँ पर हो रहा है तो फिर वो सप्लाई अगले वर्ष, इस वर्ष का जो प्राइस है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ग्राफ में ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तत्कालिक वर्ष का जो प्राइस है वो आगामी वर्ष के उस पर डिपेंड करेगा। आगामी वर्ष का जो पूर्ति है वो इस वर्ष के प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो इस बार अगर सूखे के कारण क्वांटिटी यानी सप्लाई घटकर Q0 से Q1 हो गया तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, Q0 सप्लाई हो जाने के बाद Q1 सप्लाई हो जाने से प्राइस बढ़कर हो गया P1 और उसके कारण नेक्स्ट ईयर जो सप्लाई है वो उस हाई प्राइस को देखते हुए सप्लाई बढ़कर हो जाएगा Q2। अब वो सप्लाई Q2 हो चुका है, सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है नेक्स्ट ईयर में, तो उससे नेक्स्ट ईयर में फिर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा Q2 जो है, ये जब हमारा यहाँ तक सप्लाई बढ़ गया 0 Q2 तो प्राइस जो है हमारा डिमांड चूँकि लो है, प्राइस घटकर इस वर्ष फिर P2 हो जाएगा सप्लाई के अनुसार। और जब प्राइस P2 हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में सप्लाई को घटने की प्रवृत्ति होगी, वो Q2 से घटकर Q3 हो जाएगा सप्लाई। नेक्स्ट ईयर में फिर Q3 जब हमारा सप्लाई हो जाता है तो फिर हमारा सप्लाई क्वांटिटी की मात्रा कम हो गई, क्वांटिटी जैसे ही कम हो गया वैसे ही हमारा फिर से प्राइस हाई होकर P3 हो जाएगा। जब प्राइस हाई होकर P3 हो जाएगा तो उसके अनुसार इस हाई डिमांड को देखते हुए नेक्स्ट ईयर फिर क्वांटिटी हमारा बढ़कर हो सप्लाई बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा Q4। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये एक जाल जैसा बन जाता है और हमें ये एक मकड़ी जाल की तरह प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कह रहे हैं कॉबवेब मॉडल। और ये जो जाल है इसकी, ये जो जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्लोप जो है, एसएस का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ जो सप्लाई कर्व है इज़ मोर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इस कारण से जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है ये जो है फिर से साम्य की ओर जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम जो है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और साम्य जो है पुनः स्थापित हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वर्ष अगर क्वांटिटी कम है तो प्राइस हाई हो जाता है और जब प्राइस हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर से क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है और नेक्स्ट ईयर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो इस वर्ष फिर प्राइस कम हो जाता है। इस प्रकार ये अंदर की ओर यानी इक्विलिब्रियम की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है, ये जो हमारी रेखाएँ हैं। और इस कारण इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्टैटिक या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसको हम लोग इसमें भी, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं टाइम ईयर के साथ कि ये किस प्रकार से घट रहा है और घटने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा जो हमारे पास उदाहरण है वो है परपेचुअल ऑसिलेशन या निरंतर उच्चावचन, जिसको हम लोग कहेंगे इस जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है जो सप्लाई कर्व है SS और जो डिमांड कर्व है DD, दोनों का ही स्लोप एक समान होता है। जब दोनों इक्वल टू होते हैं, दोनों का स्लोप इक्वल टू हो जाता है, एक बराबर हो जाता है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम Q0 पर होता है क्वांटिटी और जो प्राइस है वो P0 पर डिसाइड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्राइस अगर P0 है, मान लो कि सूखे की स्थिति है और क्वांटिटी घटकर Q1 हो जाता है। सूखे की स्थिति में अगर क्वांटिटी घटकर Q1 हो जाए, किसी भी वजह से क्वांटिटी अगर Q1 हो जाए तो प्राइस, चूँकि क्वांटिटी घट गया, प्राइस हाई होकर P1 हो जाएगा और प्राइस हाई को होते हुए नेक्स्ट ईयर फिर क्वांटिटी बढ़कर हो जाएगा Q2। और इस प्रकार ये जब होगा तो ये एक ही साइकिल में घूमते रहेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर देखते हैं ये इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि ये स्टैटिक या स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है कि जब एक बार ये बैलेंस बिगड़ जाएगा इक्विलिब्रियम का किसी भी बाधा के कारण, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सप्लाई में साइड में कमी आ जाती है और सूखे की स्थिति आ गई है, सप्लाई साइड में कमी हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम को एक बाहरी बाधा पहुंची है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी भी कारण से
क्वांटिटी घट गया, हमारा Q1 हो गया क्वांटिटी, तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कि हम लोग कह रहे हैं ऑसिलेशन टाइप, निरंतर, एक ही निरंतर उच्चावचन है। एक बार बिगड़ गया तो अब ये इसी तरह से चलता रहेगा। एक साल प्राइस हाई होगा, दूसरे साल फिर सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होने के कारण फिर प्राइस लो हो जाएगा, फिर प्राइस लो होगा, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सप्लाई फिर कम होगा और Q1 हो जाएगा सप्लाई प्राइस कम होने पर, और सप्लाई कम होगा तो फिर जो है फिर से उसका डिमांड हाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लगातार जो है यह ऑसिलेशन या उच्चावचन होते रहते हैं। इसको हम लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। टाइम ईयर के साथ जब हम लोग इस साइकिल को बनाते हैं तो बिल्कुल एक बराबर हम लोग प्राइस और क्यू में एक बराबर चेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है। एक हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन का, यानी विस्फोटक उच्चावचन। इसको हम लोग ये थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो विस्फोटक उच्चावचन है, इसके तहत जो है जब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि सप्लाई कर्व का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो डी कर्व के ढाल की अपेक्षा जो है वो कम है। मतलब सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो डी की अपेक्षा जब कम है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास बनेंगे तो क्वांटिटी इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जब हमारा इक्विलिब्रियम स्थापित था डिमांड और सप्लाई के द्वारा, तो क्वांटिटी Q0 और प्राइस जो है P0 पर स्थापित हुआ था। ऐसी स्थिति में जबकि ये सूखे के कारण या किसी भी बाहरी बाधा के कारण क्वांटिटी घटकर Q1 जब हो जाता है तो ये कम है, फिर प्राइस, तो साइकिल इसी तरह से चलेगा जैसा कि हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन और परपेचुअल ऑसिलेशन में देखा था। लेकिन एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो साइकिल जो चलता है हमारा, कीमत बढ़ने का और क्वांटिटी घटने का, कीमतें बढ़ती हैं, फिर नेक्स्ट ईयर क्वांटिटी बढ़ती है, नेक्स्ट ईयर क्वांटिटी बढ़ने के कारण इस वर्ष फिर कीमतें कम हो जाती हैं। तो ये जो साइकिल इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये साइकिल की प्रवृत्ति है बाहर की ओर जाने की, इक्विलिब्रियम से दूर जाने की इसमें प्रवृत्ति है एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में। इसमें हम लोग इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि जब सप्लाई कर्व जो है उसका ढाल डिमांड कर्व की ढाल की अपेक्षा कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन देखने को मिलता है कि ये जो परिवर्तन आया वो समय के अनुसार और इक्विलिब्रियम से दूर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और बल्कि इक्विलिब्रियम और ज़्यादा भंग होता जाता है, और इस कारण से जो है इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब भी हम इक्विलिब्रियम का जब हम डायनेमिक अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार जो है इसको विलंबित समायोजन होता है कृषि में या पशुपालन में या किसी भी ऐसे प्रोडक्शन में जिसका कि सप्लाई में देर लगता है, मार्केट में उसको दोबारा प्रोड्यूस को आने में टाइम लगता है उत्पाद को, तो वैसी स्थिति में हम लोग इसको कहते हैं विलंबित समायोजन सहित प्रावेगिक स्थिरता, अर्थात डायनेमिक स्टेबिलिटी विथ लैग्ड एडजस्टमेंट। पूर्ति विलंब के साथ जो एडजस्टमेंट होता है, जिसको कि हम डायनेमिकली जो है इसको हम लोगों ने जो है अध्ययन करने का कोशिश किया है समय के साथ। तो हम लोगों के पास 3 तरह के परिणाम आते हैं कि या तो स्लोप जो होता है वो स्लोप पर डिपेंड करता है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के स्लोप पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ऑसिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में हम लोग देख रहे हैं टाइम के साथ जब हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो ये जो है बढ़ने की प्रवृत्ति रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम से इस प्रकार हम लोगों ने कॉबवेव मॉडल को समझने का प्रयास किया और 3 तरह के परिणाम हमारे सामने आए। तो इस प्रकार आज जो हमारा आपका कॉबवेव मॉडल टॉपिक ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जो है फिर स्टेबिलिटी की जो है का क्या महत्व है, संतुलन की स्थिरता का क्या महत्व है। वास्तविक आर्थिक नीति में जो हमारा बाजार के संतुलन में स्थिरता का, इक्विलिब्रियम की स्थिरता का अत्यधिक महत्व है। यदि एक कम्पिटिटिव मार्केट में
मार्केट में जो साम्य है, जो इक्विलिब्रियम है, वो स्टेबल होता है, तो उसमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके विपरीत यदि हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है मार्केट में, तो सरकारी हस्तक्षेप के बगैर दोबारा संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका यूनिट 3 यहीं पर ख़त्म होता है। आज इतना ही।